इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर बीएड पोर्शन के बारे में। लेक्चर नंबर 7 है। पहले के लेक्चर से यदि आपने नहीं सुने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां। तो देखिए, इसमें विशेष तौर पे यहाँ पे हमें पढ़ना होगा कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है 2020, इसके क्या क्या उद्देश्य है, क्यों इस नीति को बनाया गया है। आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन भी किया है एनईपी 2020। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जो नई शिक्षा नीति है 2020 में बनी थी। देखिए, जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, उसका कुल 6% खर्च करने की यहाँ पे बात कही गई है। देखिए, जब तक इस शिक्षा पद्धति में जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या टेक्नोलॉजी है, जब तक इसके साथ में हम अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक बहुत सी त्रुटियां आपको देखने को मिल रही है। तो सरकार का यहाँ पे प्रयास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंडर्ड ऑन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे। देखिए, यहाँ पे अभी जो भी एजुकेशन इंप्लीमेंट होगी, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या कोई अदर स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है, सब के लिए देखिए सिमिलर नियम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। देश में शोध और अनुसंधान, याद रखिएगा, इस नई शिक्षा नीति में शोध और अनुसंधान के क्षेत्र पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने की बात कही गई है। छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। वोकेशनल मतलब व्यावसायिक शिक्षा, कि बच्चे को ऐसा प्रशिक्षण भी दिया जा सके ताकि जब वो अपनी तालीम, अपनी शिक्षा पूरी कर पाए तो वो अपने करियर में भी आगे बढ़ पाए। म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल करना है ताकि देखिए पढ़ाई में क्रिएटिविटी बनी रहे। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात कही गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी। वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में यहाँ पे बात कही गई, जो नामांकन है देखिए उसे 50% लक्ष्य उसका रखा गया कि उसको 50% तक पहुँचाया जाएगा। सबसे अच्छी बात, 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही गई कि मातृभाषा से जो प्रेम एक बालक का बाल्यकाल में होता है, यदि उसी में शिक्षा दी जाए तो हो सकता है उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़े। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, ये भी आप याद रखिएगा, प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। मल्टीपल एंट्री का मतलब है आप बीच में यदि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, मान लो आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ है, आपने 1 वर्ष लगाया, उसके बाद आपको किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से या किसी भी कारण से आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। आपको देखिए इससे पहले क्या प्रावधान होता था, आपकी पढ़ाई वहीं पर ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर आपको 1 साल का सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। यदि आप 2 साल का कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, या आप 3 या 4 साल की पूरी पढ़ाई करते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस नई शिक्षा नीति की। उसके अलावा देखिए वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा के संस्थानों में भारत पिछड़ा हुआ था, तो इसके ऊपर भी अभी काम किया जाएगा, जिसमें देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभाव था। देखिए जब आपके पास एक सिक्योर और एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे समस्याएं आएगी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा से देखिए जो रोजगार की दिक्कत आ रही है आज के युवाओं में, उसकी समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए भारत शोध के ऊपर बहुत कम धनराशि खर्च करता है, जबकि विश्व के विकसित व विकासशील देश शोध इत्यादि पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। द टाइम्स विश्व यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2020 के अनुसार यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड शीर्ष पर है, जबकि दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो इस संदर्भ में देखिए नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये कोशिश है हमारी भारत सरकार की कि भारतीय शिक्षा पद्धति की जो प्राचीन समय में एक बहुत ही मजबूत पकड़ थी, उसको वर्तमान में भी स्थापित किया जाए।
देखिए, हो सकता है आपसे एग्जामिनर हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रश्न भी पूछ लें, तो आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश की नई शिक्षा नीति। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 24 अगस्त 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी। उस समय देखिए जो शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था गोविंद सिंह ठाकुर, और यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 6% अपने जीडीपी का खर्च करने की बात कही थी। हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में उच्च शिक्षा के संस्थानों की बहुत कमी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में हजारों डिग्रीधार छात्र हर वर्ष उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन सीटों की संख्या कम होने के कारण उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे खुलने चाहिए। इसके अलावा देखिए, आपसे भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपने याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और देखिए, यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। वर्ष 1994 में से इसको मनाया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का तो आपको पता ही होगा कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति व देश के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इनके ही जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर देखिए 5 सितंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 5 सितंबर आप याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 5 अक्टूबर को आपने याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। देखिए, यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपको सेल्फ स्टडी में ही करने होंगे, क्योंकि हमारा प्रयास यहाँ पे रहता है कि जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको जल्दी से अवेलेबल करवाई जाए। देखिए, यहाँ पे कुछ और भी बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। तो इन फैक्टों को आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम आपको बता दें, आप अपनी स्क्रीन पर एक वेबसाइट देख रहे हैं elitestudy.co.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता की जो भर्ती होने जा रही है, जो ये BEd वाला पोर्सन है, इसके जो 20 नंबर है, इनकी मजबूत पकड़ यदि आपकी बन जाती है तो आपकी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में हमारी टीम के द्वारा ये 20 मार्क्स BEd पोर्शन की एक सेपरेट बुक तैयार की गई है। तो आप उस बुक को ऑनलाइन इस वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर कीजिएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुंच जाएगी। साथ में आपको बता दें, पेपर 1 जो कि आप सबके लिए कंपलसरी है, उसकी भी इलाइट स्टडी टीम की बुक आती है, आप उसे भी रिव्यू कर सकते हो। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण MCQ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षण तकनीक के लिए समता विकसित करने के क्रम और सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों के उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए। B इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सामाजिक समायोजन होना चाहिए। सृजनात्मकता इसके साथ बढ़ती है, तो हमेशा याद रखिएगा जो आपकी सृजनात्मकता है ये अभ्यास के साथ में आगे बढ़ती है। बुद्धि का ट्राई अर्चिक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए स्टर्नबर्ग। देखिए, बहुत बार ये प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है, आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित है? देखिए, सक्रिय अनुकूलन के ऊपर यह आधारित रहता है। शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, यह किसके द्वारा सूचित किया गया था? तो देखिए, इसको सूचित किया गया था जो नई शिक्षा नीति बनी थी वर्ष 1986 में, बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी। हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है? देखिए, यहाँ पे प्रश्न बिल्कुल घुमा के पूछा है। अक्सर इस तरह से पूछा जाता था कि राष्ट्रीय संस्थान या भारत का जो राष्ट्रीय मानसिक असक्षम संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप इसका उत्तर हैदराबाद करते थे, लेकिन एग्जामिनर साहब ने यहाँ पे उल्टा पूछ लिया। आपको बताना था हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है, तो आप इसका उत्तर करेंगे मानसिक अक्षमता। आधुनिक दर्शन शास्त्र की शुरुआत होती है, तो देखिए शुरुआत होती है देकार्त से। प्राथमिक समूह है समसमूह। निम्न में से कौन सा एक तत्व सामाजिक परिवर्तन में रुकावट है, तो इसका सही उत्तर होगा गरीबी। भाषा भूमिका निभाती है पहचान में। शिक्षा पर अरविंद के विचार महत्व देते हैं धर्म को। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे माइंड मैपिंग की अवधारणा को विकसित किया था? तो माइंड मैपिंग की अवधारणा को विकसित किया था टोनी बुजान ने। निम्न में से कौन सा एक विधात्मक दक्षता का घटक नहीं है, तो इसका सही उत्तर भी होगा आज्ञा पालन। परिप्रेक्षा अधिगम किसके विकास में सहायक है? तो देखिए, यहाँ पे C एंड D इज द राइट आंसर। C है आपका सृजनात्मकता और D है आपका बोधात्मक कौशल।
मुख्याधारानुकरण समाविष्ट है, तो ये किसमें समाविष्ट होता है? विशिष्ट शिक्षण में। विशेषताओं को परिभाषित करने का अभिलक्षण यह भी है, अवलोकन किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग कोलकाता यूनिवर्सिटी आयोग के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलकाता यूनिवर्सिटी आयोग को जाना जाता है सैडलर आयोग के नाम से भी। अधिगम निम्न के बनने की ओर अग्रसर है, तो देखिए अधिगम बनता है आपका आदतों से और आपकी अभिवृत्ति से। कौन सा व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारक नहीं है? तो देखिए व्यक्ति के शारीरिक निर्धारण का लिंग का कोई लेना देना इसमें नहीं है। मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये होता है निष्पक्ष वास्तविकता से। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? तो इसका सही उत्तर होगा NCTE। देखिए यदि आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो 2 दिन पहले आपने खबर पढ़ी होगी कि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में 9वीं से 12वीं के कक्षा के लिए अभी जो टीचर्स आएंगे आने वाले समय में उनको क्या करना पड़ेगा? उनको टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। तो उसके जो नियम थे और जो अनाउंसमेंट की गई थी किस संस्था के द्वारा की गई थी? NCTE के द्वारा ही की गई है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना मद्रास में किस वर्ष की गई थी? तो देखिए ये स्थापना की गई थी 1856 में। देखिए इस तरह के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस किताब में मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको कहा गया है कि ये पूरी यहाँ पे पढ़ना संभव नहीं है, बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए आप इन प्रश्नों को जरूर एक बार पढ़िएगा क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एक मार्क्स के लिए आपको संघर्ष करना होगा। तो आप सिंपली पुनः आपको बता दें कि आप इलाइट स्टडी कोराटिन वेबसाइट पर जाइए, यहीं से ऑर्डर कीजिएगा। ये जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में यदि आपके पास होगा तो आप इसे बड़ी सरलता बड़ी सुगमता से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा जो विद्यार्थी परीक्षा से पहले बार बार रिवीजन करते हैं उनकी सक्सेस की जो रेशो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस किताब को आप सिंपली अपने डीलर्स के पास जाकर के भी, जो आपका नज़दीक की शॉपकीपर्स है उनके पास जाकर के भी आप कहिएगा कि इलाइट स्टडी टीम के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रवक्ता की भर्ती हेतु B.Ed पोर्शन 20 मार्क्स की किताब बनाई गई अंग्रेजी और हिंदी में, वो दीजिएगा। तो आप इस किताब को ले लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इस चैप्टर के अंत में हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ दिए गए हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये MCQ ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत सी परीक्षाओं में ये MCQ बार बार रिपीट हो रहे हैं। इनकी संख्या भी यहाँ पे देखिए काफ़ी दी गई है ताकि आपके किसी भी तरह से कोई कमी ना रह जाए आपकी इस प्रेपरेशन में। तो आप इन सारे MCQ को 2 या 3 बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 496 MCQ का संग्रह आपको यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 या जो आपकी यूनिट थी, जो पूरी की पूरी यूनिट है जिसमें हमारे 7 अभी तक लेक्चर कंप्लीट हुए यूनिट 1 और 2 में, तो 2 यूनिट में देखिए आपको यहाँ पे 496 MCQ हमारी टीम के द्वारा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह से किसी भी एंगल से हमारी टीम का यही प्रयास है कि आपका एक भी मार्क्स यहाँ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये 20 मार्क्स आपको मेरिट में आपका स्थान सुनिश्चित करवाएंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 जो कि संबंधित है शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम अनुभव से। तो देखिए जल्दी से हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप अपने पास किताब रखिएगा, हो सकता है हम अगले पूरे के पूरे एक लेक्चर में ही इस पूरी के पूरी यूनिट को खत्म कर दें। उसके बाद हम 4th यूनिट का रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए जो पेपर 1 है CBT के कुछ लेक्चर्स हमारी टीम आपको अवेलेबल करवाए। तो आप इस किताब को एक बार जरूर रिव्यू कीजिएगा, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।